So basically troposphere is the thinnest layer, 4 to 12 miles thick. ठीक। अच्छा थिकनेस जो है वो वेरी करती है सीजन, टाइम, टाइम ऑफ डे एंड लैटिट्यूड से। तो जिस जो पोजीशन होगी अर्थ की उसके हिसाब से जो है वो इसकी थिकनेस जो है वो डिपेंड करेगी। 80% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर मास लाई इन द ट्रोपोस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो मास है उसका जो 80% मास है वो इस स्फीयर में लाई करता है। इसका क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है और एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा लग रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा लग रही होती है, इस वजह से इस इसलिए मास स्फीयर के यहाँ अंदर ज्यादा रहता होता है। है। जी, इस वजह से जो है वो इस स्फीयर के अंदर ज्यादा लाई करता है। ठीक। हाईएस्ट प्रेशर आवाज होता है बहुत एट कट लोएस्ट, रही है, सर एको हो रहा है। हाईएस्ट हाईएस्ट प्रेशर होता है लोएस्ट लेवल के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पर वो रहता है। इसलिए मैं माउस नहीं ला पा रही। Sir, your voice is not coming. ओके, अब आ रही है? यस सर आ रही है। Yes, sir. यस सर। ओके ओके। सो अच्छा, जो हमारा वेदर है वो भी यहीं पर ही अकर कर रहा होता है। जितने भी क्लाउड्स होते हैं, विंड होती है, लाइटनिंग होती है, ये सब के सब जो है वो हमारे पास यहीं इसी लेयर के अंदर, इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर अकर हो रही होती है। जब हम ट्रोपोस्फेयर से बाहर चले जाते हैं, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं तो उसके बाद की सारी चीजें जो है वो हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि क्लाउड्स आपको जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेंगे। जब आप ट्रोपोपॉज से बाहर चले जाओगे उसके बाद आपको इस तरीके की कोई भी चीज नहीं मिलेगी। अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे क्लाउड जो है वो सारे आपको यही नजर आ रहे होंगे। तो रेन कितनी होगी, क्या होगी, सब कुछ होगा, ये सब ट्रोपोस्फेयर पे यार डिपेंड बहुत करता है। कट रही है आवाज। सही आ ठीक रही है बेटा, सर। बेटा इंटरनेट कनेक्शन चेक करो आप अपना। आवाज सही आ रही है। सर आवाज सर सही आ रही एकदम है। परफेक्ट आ रही है। ठीक। यस सर। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कूल होता चला जाएगा। टेम्परेचर कूल्स एज यू गो अप। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ट्रेवल करोगे फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टूवर्ड्स द एक्सोस्फेयर, तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि हम तो सन के करीब जा रहे हैं, तो सन के करीब जाने की वजह से तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है भाई? ठीक। तो देखिए, सन जो है वो, जो सन का जो टेम्परेचर हमें अर्थ पे फील होता है वो इस वजह से फील हो रहा होता है क्योंकि सन हीट करता है ग्राउंड को, और जब वो ग्राउंड को हीट करता है तो फिर उसमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं जो एयर के अंदर आ रही होती हैं। सन की जो डायरेक्ट लाइट आ रही होती है आपको, सन की जो डायरेक्ट हीट आ रही होती है वो हमारे लिए इतना वो नहीं होती जितना कि अर्थ जो अर्थ पे आने के बाद जो एब्जॉर्ब करती है अर्थ, और उसके बाद जो रेडिएशंस जो है वो करती है, वो उस वो मैटर करती है। समझ में आ रही है बात? समझ नहीं आया। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए अर्थ की जो रेडिएशंस आ रही है ना, जब वो ग्राउंड के ऊपर पड़ती है तो ग्राउंड जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वो ग्राउंड पे एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर जो हमारी अर्थ की सरफेस है उससे रेडिएशंस निकल कर एयर में जा रही होती हैं जो कि एयर को वार्म कर देती हैं। ठीक। तो वो एयर को वार्म कर देती हैं। ठीक, मैं ग्राउंड से निकल के वो एयर को वार्म कर देती है। बिल्कुल। सर जो डायरेक्ट हीट आती है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, मतलब वो ज्यादा उसमें इतनी ज्यादा हीट नहीं होती जितनी ज्यादा हीट जो है वो अभी हम इसको आगे और डिस्कस करते हैं, देखो आपको पता लगेगा। एयर इज वार्मेस्ट नियर द ग्राउंड 14 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर का जो जब जितना वो नियर होगी ग्राउंड के उतना ज्यादा एयर जो है वो वार्म होगी।
जैसे जैसे आप ऊपर ट्रेवल करते जाओगे टेम्परेचर कूल होता जाएगा। टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक, एवरी 1 किलोमीटर जब आप अप जाओगे तो उसके बाद जो है वो आपके पास एवरी 1 किलोमीटर जब आप अप जाओगे तो उसके बाद आपके पास जो टेम्परेचर है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता चला जाएगा। टॉप ऑफ द सर हम लोग ट्रोपोस्फियर जब जैसे आप ऊपर जाएंगे पहुंचोगे तो ना, कम हो जाएगा टेम्परेचर। जी, जैसे ही आप टॉप ऑफ ट्रोपोस्फियर पे पहुंचोगे तो वहां पर आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जहां आपके पास ट्रोपोपॉज आ रहा है तो वहां पर आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। ओके सर। और से हम जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। उससे भी कम हो जाएगा। सर जी, सर जो अभी आपने बोला कि सन की रेजेस पड़ती हैं ग्राउंड पे तो वो हीट हम्म, एब्जॉर्ब करता है, फिर वो अपनी गर्माहट एयर में मिक्स कर देता है, तो विंटर में तो जी, ऐसा नहीं होता। विंटर में भी ऐसे ही हो रहा होता है। विंटर में सर फिर हमें बेसिकली सर्दी क्यों देखिए लगती है? मैं आपको बताता हूँ होता है क्या है। देखिए, वेदर कंडीशन का इसको आप वेदर कंडीशन के साथ मिक्स ना करो। वेदर जो आपका सीजन होता है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है पोजीशन ऑफ अर्थ की, कि अब अर्थ की पोजीशन क्या है। तो आपकी सही जो बात। अर्थ है वो विंटर्स के अंदर क्योंकि सन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, जिस एरिया में आप रह रहे होते हो वो सन से डिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, इस वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है विंटर के अंदर। जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी अर्थ की तो डेफिनेटली जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा। ओके, ठीक है, यस सर। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अरे देखिए लिखने तो अभी, देते। चलिए आप नोट डाउन कर लो। सर यस, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो वो उसके बारे में जो भी आपने पहले बताया। मैं अभी क्लास को एंड में वाइंड अप करूंगा ना तो फिर मैं सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ। सर स्क्रीन ले ले। सर मुझे वाला समझ नहीं आया जो आपको पीछे वाला जो बता रहे थे वो मुझे भी समझ नहीं आया। क्लियर करता हूँ मैं 1 मिनट। सर ये ग्रीन हाउस क्या है? बता रहे ना, वो सबर कर लो। स्टार्ट तो हाँ करना तो मैंने कर टॉपिक। लिया, सबर कर लिया, कर लिया, सबर कर लिया। ओके, अब अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन करना हो तो हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। सो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है कि जो सोलर रेडिएशंस हैं, मैं आपको अभी यही बता रहा था ना, सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आने के बाद अर्थ उन्हें एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, क्या करती है, अर्थ सरफेस जो है वो 50% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, लैंड हीट्स क्विकर एंड रेडिएट्स सूनर। जब आपके पास वो उसके अर्थ की सन की रेज आई, और सन की रेज आप अगर डायग्राम देखें तो आपको आसानी होगी समझने में। सन की रेज जो आ रही हैं आपके पास उनमें से 50% तो एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस हो गई, कुछ जो है वो एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर हो गई, कुछ जो है वो रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ हो गई, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर हो गई। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं उनके उनके साथ 4 प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक, सबसे पहला पार्ट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। ठीक, ठीक, पहला पार्ट उनके साथ क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस, के उन्हें वो जो है वो अर्थ सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो गई हैं।
ठीक, ये देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो उसका एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। देखिए ये अर्थ तक आया ही नहीं है, ठीक, ये आप लोग देख रहे हैं ना कि ये अर्थ तक आया ही नहीं है और ये एटमॉस्फेयर ने ही इसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो कुछ पार्ट है वो अर्थ पर आया और अर्थ पर आने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया अर्थ सरफेस से, अर्थ तक ट्रेवल किया, अर्थ पे आने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया अर्थ सरफेस से। और जो कुछ पार्ट है उसका वो रिफ्लेक्ट हो गया एटमॉस्फेयर से ही, ठीक। तो अब अर्थ पर जो हमारे पास रेडिएशंस आई ये अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक। ये हो गई हमारी पहली बात। उसके बाद देखिए 50% जो रेडिएशन आई थी अर्थ सरफेस के ऊपर वो अर्थ ने एब्जॉर्ब, 50% रेडिएशन आई वो अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली, 15% रेडिएशन अर्थ एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो रिफ्रैक्ट हुई है उसकी बात कर लेते हैं। 35% जो सोलर रेडिएशन आई वो अर्थ एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स और अर्थ सरफेस उसने रिफ्रैक्ट कर दिया, ठीक। कुछ जो है वो जो अर्थ सरफेस के ऊपर आई जो उसने जो एब्जॉर्ब की अर्थ सरफेस ने वो भी अर्थ सरफेस ने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। ये जो रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस है ना, ये वही चीज है कि अर्थ सरफेस पर आई और उसके बाद अर्थ सरफेस से जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये जो इफेक्ट है इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। रेडिएशंस का अर्थ पर आना, एब्जॉर्ब करना और उसके बाद वापस चले जाना। अच्छा, आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन आपको देखिए पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा। आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, दो टाइप की रेडिएशन आउटगोइंग हो रही है, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जो आउटगोइंग आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर से एवापोरेशन और दूसरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के थ्रू जा रही होती है वापस। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आउटगोइंग है इन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। देखिए मैं आपको दोबारा इसको ब्रीफ करता हूँ थोड़ा सा। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आई, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आने के बाद आउटगोइंग सोलर रेडिएशन हुई और आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन हुई। दो टाइप की रेडिएशंस आउटगोइंग हो रही हैं, एक आउटगोइंग रेडिएशन है सोलर और दूसरी आउटगोइंग रेडिएशन है इंफ्रारेड। तो जो सोलर रेडिएशन है वो तो सोलर रेडिएशन है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है आउटगोइंग उससे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उससे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूं। जी हलीमा, आप क्वेश्चन कर सकती हो अपना। नहीं सर, वो मुझे यही पूछना था ग्रीन हाउस कौन सा है, वो आपने बता दिया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व। थैंक्स। राबिया, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकती है बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में आप थोड़ा सा और बता देंगे, समझ में नहीं आया। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए हमारे पास इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ गई। उसके बाद आउटगोइंग प्रोसेस जो है वो दो हो रहे हैं, एक आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है और दूसरा आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है वो तो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ही है, जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है उससे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ये इंफ्रारेड रेडिएशन होती किस वजह से? अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर से होती है। क्यों? कौन कौन से प्रोसेस हैं? एवापोरेशन है और दूसरे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं उनकी वजह से ये आपके पास जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन होती है इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया राबिया? नहीं सर अभी भी नहीं आया, एक तो और बता दें। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ, आप मुझे यस या नो में आंसर करती रहिएगा, ठीक है। देखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही है हमारे पास, यस राबिया, ठीक है। अब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस अर्थ पर आ गई,
अर्थ पर जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही हैं तो अर्थ ने जो है वो कुछ एब्जॉर्ब कर ली, कुछ एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर और दी, कुछ एटमॉस्फेयर ने रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक, ये तो हो गई इनकमिंग और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से अर्थ पे कुछ प्रोसेस भी होते हैं, उन प्रोसेस की वजह से कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस जा रही होती हैं। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस जा रही हैं, इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्लियर हुआ राबिया? तो सर ये जाती क्यों है? हाँ, यही तो एक मसला है कि ये जाती क्यों है। देखिए, जब ये आती है ना तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं अर्थ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इन प्रोसेसेस की वजह से ये रेडिएशन प्रोड्यूस होती है और इंफ्रारेड रेडिएशन फिर आउटगोइंग एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही होती है। साइंटिस्ट इसी पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। ये हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करता है, हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करता है। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वो मिनिमाइज किया जा सके, इस प्रोसेस को। आप क्लियर राबिया? यस। ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी आए हमारे पास, उनको भी ले लेते हैं। जी, अभी आपका क्वेश्चन। सर वो जो हलीमा ने पूछा था वही और समझा दे, वो जो जाती क्यों है वापस, बेटा यही जो तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपके पास ये जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस और भी हो रहे होते हैं। तो इन प्रोसेसेस के रिजल्ट में ये इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में वापस जा रही होती हैं। ठीक, देखिए सन ये जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, ये जब अर्थ पर आ रही हैं, अर्थ इन्हें एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसके रिजल्ट में काम भी तो हो रहा है ना। एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, और इसी तरीके से बहुत सारे और प्रोसेसेस हैं जो हो रहे हैं। तो इन प्रोसेसेस के रिजल्ट में ये इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके। और ये जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है वो हम उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, उन इंफ्रारेड रेडिएशंस का एटमॉस्फेयर में जाना ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ओके ओके सर। ज़ैनब, आपका क्वेश्चन बेटा। नहीं सर, जो मुझे पूछना था वो अबीहा ने पूछ लिया, वो कंफर्म हो गया मुझे। ओके, मामून इमरान, आप भी अपने क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। सर मुझे समझ आ गया, वो आपने थोड़ी देर पहले राबिया को समझा दिया था ना, वो समझ आ गया मुझे। ओके, तो क्लास अपनी जो क्लास है उसको थोड़ा सा सम अप करते हैं, ठीक है, ताकि फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है उसको एक बार फिर ले लूंगा मैं। ठीक है, शुरू से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अपना टॉपिक आज स्टार्ट किया था। ठीक, थोड़ा सा मैं ब्रीफ इसको डेंसिटी से मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करता चला जाऊंगा कि हमने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर लेकर अपनी क्लास एंड करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले हमने डेंसिटी डिस्कस किया। डेंसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present the amount of matter present in specified volume is called density। किसी भी सब्सटेंस का जो मास एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम के अंदर आएगा उसे हम कहेंगे डेंसिटी। जी, किसी भी सब्सटेंस टीचर, जैसे सर एक टब है और एक कप है, तो दोनों की डेंसिटी सेम नहीं होगी, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी। बिल्कुल ऐसी है, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होगी। ठीक, देखिए मैं आपको और इजीली समझाता हूँ। आपने फ्लो देखा है? अपना फ्लो होता है सर, वॉल्यूम एक जैसा ही होगा मगर डेंसिटी अलग होगी। नहीं, वॉल्यूम भी डिफरेंट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी। देखिए, आप लोगों ने अपना फ्लो देखा है जी, जिस पे आप लोग सो रहे होते हो। जी, ठीक है, उस फ्लो का वेट कितना कम होता है?
और वॉल्यूम उसने ज्यादा लिया हुआ होता है, जगह उसने ज्यादा ऑक्यूपाई की हुई होती है, लेकिन उसका Yes. जो वेट है वो कम होता है, वो हल्का होता है, ठीक, लेकिन उसने जगह ज्यादा ऑक्यूपाई की हुई होती है। इसी तरीके से आप एक स्टोन की एग्जांपल ले लो, पत्थर की एग्जांपल ले लो, आप एक स्टोन है, आप जब वो स्टोन लिफ्ट करते हो तो उसका वेट आपको ज्यादा लगता है, हालांकि होता कितना छोटा सा है वो, लेकिन उसका वेट आपको तब भी ज्यादा लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पिलो है उसकी डेंसिटी कम है, जो स्टोन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। तो इसी तरीके से जो सी लेवल होता है उस पे एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर ट्रैवल करते जाओगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी जो है वो लोअर कम होती चली होती जाएगी। जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, उसके बाद एल्टीट्यूड एंड डेंसिटी, फिर उसके बाद हमने यही डिस्कस किया था कि सी लेवल पे हम होंगे तो डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम ऊपर ट्रेवल करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी डेंसिटी जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स की कम होती चली जाएगी। उसके बाद एवापोरेटिंग कूलिंग हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि देखिए जब हम वर्कआउट करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो स्वेट करती है, तो उस अब इस जो हमारी बॉडी ने जो स्वेट किया, जब ये एयर मॉलिक्यूल्स इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो एवापोरेशन हो जाती है, उसके बाद जो है वो फिर एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। एवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? व्हेनेवर लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो इसी तरीके से जब हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, हम हवा में जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से, हवा की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होने स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी कूल होने शुरू हो जाती है, ठीक। तो यही मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप किसी ऐसे रूम में जहाँ पे फैन ऑफ है, एसी ऑफ है, तो आपको जो है वो स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे आप मूव करते हो किसी दूसरे रूम के अंदर जहाँ पर हवा होती है, एसी चल रहा होता है या फैन चल रहा होता है, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो एवापोरेट करना शुरू कर देती है, जो आपको स्वेट हुई होती है आपकी बॉडी, फिर उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर में एवापोरेट कर जाते हैं। ये वजह है ना, लाइट नहीं होती है, हमें गर्मी लग रही होती है, पसीना आता है, लाइट आती है, फैन ऑन होता है, फौरन हमारी जो बॉडी पे जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो फिर एवापोरेट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर हमने एक मिनट पहले मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ले लूं। जी अभी आप बोलिएगा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर आप बोले कि जैसे ही हम लोग को मतलब कि पसीना आता है, हम लोग किसी और ठंडे कमरे में जाते हैं, तब जो वो हवा होती है वो सारा जो स्वेट होता है हमारा वो एवापोरेट कर लेती है। या फिर हम मतलब कि एसी चल रहा होता है, सिर्फ एसी, तो वो भी एवापोरेट कर लेगा अपनी बिल्कुल, हवा वो से। भी एवापोरेट ही कर रहा होता है। देखिए बेसिकली होता है क्या है कि एसी से आने वाली हवा ज्यादा कूलर होती है, तो उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होता है हीट एब्जॉर्ब करने का, इस वजह से वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। फैन की जो हवा होती है, फैन की जो एयर होती है, वो उसका टेम्परेचर इतना कूल नहीं होता कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए उसे एब्जॉर्ब करने के अंदर जो एवापोरेशन के प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। तो जितनी कूलर हवा, जितनी कूलर एयर का टेम्परेचर होगा, उतने ज्यादा जल्दी वो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपकी बॉडी से एवापोरेट करेगी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 लेयर होती हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। मुशाहिद हुसैन क्वेश्चन करना चाहते हैं, 1 मिनट मुशाहिद हुसैन। सर अरोरा बोरेलिस क्या होता है? 1 मिनट बेटा, पहले मुशाहिद हुसैन का क्वेश्चन ले लो। जी मुशाहिद, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो 4th लेयर है ना थर्मोस्फेयर, वो मुझे समझ नहीं आई है। बेटा अभी उस पर हम गए नहीं है, अभी आज जो हमने स्टडी किया है ना, तो आज हमने सिर्फ ट्रोपोस्फेयर को ही डिटेल में डिस्कस किया है। हम थर्मोस्फेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर।
जी रुकैया, आपका कोई क्वेश्चन है? रुकैया। जी मामून इमरान, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो बेटा? सर ये मुझे थर्मोस्फेयर समझना है। कौन सा? ये जो आपने ये थर्मोस्फेयर है ना, वो समझना है। बेटा ये तो अभी हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया, इस पर तो हम आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, फिर मैंने आपको ट्रोपोस्फियर एक्सप्लेन किया कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है। हमारे पास ट्रोपोस्फियर जो है वो थिकनेस जो है वो थिनेस्ट लेयर होती है, 4 to 5 माइल थिक होती है ये सिर्फ। ठीक, इसके बाद जो है वो हाईएस्ट प्रेशर होता है लोअर लेवल्स के ऊपर। जितना भी हमारा वेदर है वो सब यहीं अकर हो रहा होता है। वेपर्स, विंड, लाइटनिंग, सब चीजें यहीं हो रही होती हैं। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाओगे, मतलब इस टर्म अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते रहोगे, आपका जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता रहेगा। जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता रहेगा। सन जो है वो हीट करेगा ग्राउंड को, ग्राउंड से जो है वो रेडिएशन जो रेडिएट होगा वर्म थ्रू द एयर अबव जाएगा। एयर इज वर्म इन नियर टू द ग्राउंड, मतलब जितना एयर ग्राउंड के करीब होगी उतनी ज्यादा वर्म होगी, जितनी ज्यादा दूर जाती जाएगी उतनी ज्यादा वो कूलर होती चली जाएगी। उसके बाद फिर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास इनकमिंग रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन आ रही होती हैं उसमें से 50% जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, 15% जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो 35% सोलर रेडिएशन होती है वो कुछ अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, ये जो अर्थ सरफेस पर आई है 50% रेडिएशन, इसके रिजल्ट में अर्थ सरफेस पर कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एवेपोरेशन का प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो इन प्रोसेस के रिजल्ट में कुछ आउटगोइंग रेडिएशंस भी हो रही होती हैं। इन आउटगोइंग रेडिएशंस को जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जी रुकैया। रुकैया, आपका कोई क्वेश्चन करना चाह रही हो? रुकैया। हाँ, अम्मी आए। सर, एक्सक्यूज मी सर, पीछे रहो यार। सर माय क्वेश्चन। यार पीछे हो यार, इतना शोर कर रहे हो। आलियान, इसको कौन बुला? Sir, please can you explain me about solar radiation, please? यार
Sir, please can you repeat it again? I do not understand. Please can you repeat from? Please can you repeat greenhouse again? About information about greenhouse. अरे किसकी बोतल है? Sir, your voice is not coming. हेलो, Yes, yes. ओके। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हमारे पास आई, उसमें से 50% जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, 50% अर्थ। सर ये क्या हो रहा है क्लास में? इतना शोर हो रहा है। सर समझाएं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? क्लास हो रही है ना, ऐसे बदतमीजी करते हैं क्लास में। चुप हो जाओ यार सब। ओके, तो क्लास हम अपनी वाइंड अप करते हैं। ठीक, अब तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक, मैं ये जो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं जितना भी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मैं लिंक गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को थ्रू स्टूडेंट पोर्टल सेंड कर दूंगा। आप इसको एक दफ़ा फिर स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो हूँ इसका क्विज लूंगा आप लोगों का। जितना अब तक हम स्टडी कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का इसका क्विज मैं लूंगा। तो जितना हम अब तक स्टडी कर चुके हैं, ये मैं आप लोगों को जो है वो लिंक जो है वो इसका शेयर करूंगा आप लोगों के साथ थ्रू स्टूडेंट पोर्टल। आप वहां से उसको जो है वो स्टडी कर लिएगा। स्टूडेंट पोर्टल से वो लिंक आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी, उसके अंदर मैं आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड क्विज लूंगा। वो क्विज मैं कैसे लूंगा वो मैं आप लोगों को क्लास में ब्रीफ कर दूंगा, और थ्रू जो है वो मैसेज भी मैं आप लोगों को डिलीवर करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।